उसे कहा जाता है मायोसिस 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका मायोसिस 1। और सेकंड जो राउंड है उसे कहा जाता है मायोसिस 2। ठीक है, तो दो राउंड्स चलते हैं जिसे हम मायोसिस 1 और मायोसिस 2। अच्छा, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मायोसिस 1 ही है। अगर आप इसको जरा सीख लेते हैं तो फिर आपको मायोसिस 2 जो है वो निस्बतन याद करना पढ़ना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं मायोसिस 1 के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, मराहिल होते हैं, और हर एक मरहले के अंदर क्या क्या इवेंट्स वाक़या होते हैं। तो मायोसिस 1 जो है इसका द फर्स्ट स्टेप इन मायोसिस 1 इज द इंटरफेस। पहला जो मरहला होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस वही वाला इंटरफेस जिस तरह हमने पढ़ा था माइटोसिस के अंदर, ठीक है ना। तो इंटरफेस किसे कहते हैं, दिस इज द रेस्टिंग पीरियड या दिस इज द प्रिपरेटरी पीरियड, प्रिपेरेटरी तैयार करना। सो ड्यूरिंग विच, जिसके अंदर अ सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीजन। एक ऐसा मरहला जिसके अंदर जो सेल होता है वो अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां पैदा करता है, चेंजेस पैदा करता है, और वो अपने आप को आने वाले जो डिवीजन होता है उसके लिए तैयार करता है। इंटरफेस, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज इन माइटोसिस एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मायोसिस 1। ठीक है ना, तो माइटोसिस में भी ये सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला मरहला होता है, और मायोसिस 1 के अंदर भी सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला जो मरहला होता है वो क्या है, वो है इंटरफेस। इंटरफेस जो है उसे हम सब डिवाइड करते हैं 3 बड़े फेजेस के अंदर, जिसके अंदर जो फर्स्ट फेज है उसे क्या कहते हैं, G1 फेज। ठीक है, G1 फेज। सेकंड जो फेज है उसे कहा जाता है S फेज, और जो थर्ड फेज है उसे क्या कहते हैं, G2 फेज उसे कहते हैं। तो 3 मराहिल जो है वो मौजूद है, 3 स्टेप्स होते हैं, इंटरफेस मुकम्मल होता है। यही इंटरफेस माइटोसिस के अंदर भी यही 3 मराहिल में मुकम्मल होता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो G1 फेज के अंदर क्या होता है, G1 फेज के अंदर द सेल ग्रो इन साइज। सेल जो होता है वो साइज के अंदर बढ़ता चला जाता है, यानी अपने आप को मैच्योर करता है, ठीक है ना, बढ़ाता है, साइज में इजाफा करता है, न्यूक्लियस में इजाफा होता है। उसके अंदर बनते हैं स्पेशल प्रोटीन्स, उसके अंदर बनते हैं एंजाइम्स। ये वही प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं जो सेल को तकसीम करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके लिखते हैं कि सेल ग्रोज इन साइज। सेल जो है वो क्या करता है, साइज में बढ़ाता है। दूसरे नंबर पे वो क्या करता है, इट फॉर्म्स एसेंशियल एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। वो तमाम एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो डिवीजन में चाहिए होते हैं उसे वो बनाता है। नेक्स्ट फेज जो होता है, दिस इज एस फेज। एस फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन द इंटरफेज। इंटरफेज के तीनों फेजेस में सबसे ज्यादा अहम एस फेज होता है, बिकॉज इन दिस फेज द डीएनए रिप्लिकेशन टेक प्लेस। इस अमल के अंदर, इस फेज के अंदर क्या होता है, जो डीएनए मौजूद होता है वो क्या होता है, रिप्लिकेट होता है, डुप्लीकेट होता है, और एक जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का, वो 2 मॉलिक्यूल बना देता है, यानी कि डीएनए 2 मॉलिक्यूल अपनी तरह 2 कॉपियां क्रिएट करता है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, एस फेज कहते हैं। इस फेज को थोड़ा सा यहां पर समझते हैं। यहां पर इस चीज को जरा समझिए आप कि यहां पर आपके पास सेल है और ये सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो चीज मौजूद होती है उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन जो नेटवर्क होता है ये क्या होता है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड यानी कि धागे,
धागों की शक्ल में इसके अंदर मौजूद होता है क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद होता है। अच्छा, ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा साइड पे करें तो ये असल में क्या चीज होते हैं, दीज आर फाइबर्स, ये जो होते हैं धागे होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो धागे होते हैं ये किस चीज के होते हैं, इनका जो आउटर सरफेस होता है, जो बॉडी होती है वो बना होता है प्रोटीन में से। इनकी जो जिस्म होता है वो किस चीज से बना होता है, प्रोटीन में से। और इस प्रोटीन के अंदर अगर थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये धागा होता है और इस प्रोटीन के अंदर जो होते हैं क्या मौजूद होते हैं, डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद होता है, डीएनए इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये धागे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, फाइबर, और इसकी जो बॉडी होती है वो बनी होती है किस चीज से, प्रोटीन से, और इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो यहां पर ये चीज आप समझ लीजिए कि इस किस्म के जो पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। दिस आर क्रोमोसोम, ये जो होता है वो क्या चीज है, क्रोमोसोम होता है। इसके अंदर यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन होता है, बाजों का यहीं पर अपीयर हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर इसके अंदर ये सिंगल क्रोमोसोम के अंदर एक सिंगल बिल्कुल बगैर कॉपी किए हुआ एक सिंगल डीएनए मौजूद है, तो इस कंडीशन में इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज हो गया, ये हमारे पास हो गया क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये चीज। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, यहां पर हम लेंगे डीएनए रिप्लिकेशन। तो ये जो डीएनए मौजूद है इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल पूरे का पूरा मौजूद है। ये डीएनए क्या करता है, दिस डीएनए स्प्लिट्स या डिवाइड इनटू 2 डीएनएस। ये जो डीएनए होता है ये क्या करता है, 2 डीएनएस की कॉपीज क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। अब ये आप सोचिए कि डीएनए तो बन गया, तो इसके इर्द गिर्द हमें क्या चाहिए, इसके इर्द गिर्द हमें प्रोटीन चाहिए, ठीक है ना। तो इसके इर्द गिर्द वही इसी तरीके से क्या मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो यहां पर इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, प्रोटीन्स, और इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये वाला जो यहां पर ये पूरे का पूरा जो पोर्शन होता है, इस जगह पर वही वाला मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसे क्या कहा जाता है, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आप जरा गौर करें, ये एक सिंगल पूरे का पूरा इसके अंदर वो सिंगल डीएनए है, लेकिन जैसे ही वो डीएनए 2 डीएनए में कन्वर्ट होता है, जैसे ही वो 2 डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी के मुताबिक उसमें से प्रोटीन भी उसी के मुताबिक बनते हैं, ताकि जो डीएनए मौजूद है उसकी हिफाजत की जाए, ठीक है। तो इस शक्ल से ये शक्ल बन जाती है, ये शक्ल कन्वर्ट हो जाती है, इस शक्ल, इस शक्ल को भी क्या कहा जाता है, इसे भी क्रोमोसोम ही कहा जाता है। इसको भी हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन यहां पर ये याद रखें कि ये जो 2 बाजू है इसके, ये जो दो, इसे हम आपस में क्या कहते हैं, इसे आपस में कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसे कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इन दोनों को आपस में क्या कहते हैं, इन दोनों को आपस में कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। तो अब जरा इस चीज को गौर करेंगे आप कि यहां पर हमारे पास मौजूद होता है एक क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम तो एक ही है, क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन क्रोमेटिड्स इसके अंदर कितने हैं, क्रोमेटिड्स इसके अंदर 2 क्रोमेटिड्स हैं, 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम कितने हैं, 1, ये यहां पर एक क्रोमोसोम, यहां पर एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जब आप गिनेंगे तो सेंट्रोमियर के जरिए आप इसको गिनेंगे, सेंट्रोमियर के जरिए। तो यहां पर एक क्रोमोसोम, यहां पर भी एक क्रोमोसोम। इसके जो आर्म्स हैं वो कितने हैं, यहां पर सिंगल क्रोमोसोम, लेकिन है भी सिंगल क्रोमोसोम, लेकिन इसके अंदर मौजूद है 2 क्रोमेटिड्स। इसके अंदर कितने क्रोमेटिड्स मौजूद है, 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है ना, 1 और 2, 2 क्रोमेटिड्स। तो अब इसी चीज को जरा सा हम
एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल क्रोमोसोम कितने हैं ह्यूमन के अंदर? 23। तो 23 क्रोमोसोम मौजूद है ह्यूमन के अंदर। सॉरी, ह्यूमन के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। इंसानों के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। तो क्रोमोसोम 46, तो हर एक के दो क्रोमेटिड्स। तो टोटल क्रोमेटिड्स कितने हो गए? 92 क्रोमेटिड्स। 92 क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अंदर यहां पर जब एस फेज होता है, जैसे ही एस फेज होता है, तो इस एस फेज के अंदर क्या होता है? हर एक सिंगल जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो डुप्लीकेट होता है और वो क्या बनाता है? अपने जैसी कॉपी बनाता है। उस कॉपी से इर्द गिर्द प्रोटीन इर्द गिर्द आ जाते हैं और हर एक जो क्रोमोसोम होता है उसकी शक्ल इस तरह से बन जाती है। उसकी जो शक्ल होती है वो ऐसे बन जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर इस किस्म की उसकी शक्ल बन जाती है। तो यहाँ पर ये आपसे देखें, ये क्या चीज है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये आपस में, तो ये असल में वो क्रोमोसोम है और ये इसकी कॉपी बन गई। यहाँ पर इसकी कॉपी बन जाती है, ठीक है ना। हालांकि ये क्या चीज है? एक ही। तो आपको यहाँ पर फिर क्या होंगे? इस किस्म के स्ट्रक्चर जाहिर होना, मिलना शुरू हो जाएंगे, ये चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस चीज के अंदर, इस स्टेप के अंदर आप क्या कहेंगे कि हमारे पास मौजूद है 46 क्रोमोसोम, लेकिन हमारे पास मौजूद है 92 क्रोमेटिड्स। इस तरीके से क्रोमेटिड बनते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एस फेज, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए की प्रिपरेशन होती है। फिर उसके बाद G2 फेज। तो G2 फेज, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है? G2 फेज के अंदर भी कुछ जरूरी प्रोटीन्स, राइबोसोम्स और इसी तरीके से क्या बनते हैं? कुछ एंजाइम्स क्रिएट होते हैं। जबकि यहां पर एक और चीज भी बनती है और वो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की डुप्लीकेशन भी यहां पर होती है। सेल ऑर्गेनेल्स की डुप्लीकेशन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अगर मौजूद है उसके अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद है, उसके अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स मौजूद है। तो उन चीजों की भी क्या हो जाती है? यहाँ पर डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, वो भी यहाँ पर डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर इस जगह के अंदर। तो यहाँ पर जो सबसे अहम चीज जिसे हम सेल डिवीजन के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? वो ये होता है कि जो इसके अंदर मौजूद होता है सेंट्रोसोम, या जो इसके अंदर मौजूद होता है सेंट्रियोल्स, वो क्या करते हैं? दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। वो क्या बनाना शुरू कर देते हैं? छोटे छोटे से ट्यूब्स बनाना शुरू, छोटे छोटे से धागे बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे पहले सेंट्रोसोम क्या होते हैं? 2 सेंट्रियोल में तब्दील होता है और वो जो 2 सेंट्रियोल होते हैं वो क्या बनाते हैं? छोटे छोटे से धागे बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज से बना होता है? प्रोटीन में से बना होता है। और कौन से प्रोटीन से बना होता है? वो बना होता है एक प्रोटीन से जिसका नाम होता है ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। तो इसमें से छोटे छोटे से धागे अपेयर होना, सबसे पहले सेंट्रोसोम से बनते हैं सेंट्रियोल 2। फिर जैसे ये बन जाते हैं तो उसमें से क्या होता है? छोटे छोटे से धागे निकलना शुरू होते हैं। उन धागों को क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज से बने होते हैं? प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से बने होते हैं? ट्यूबुलिन से, ठीक है ना। तो ये तमाम प्रोसेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरफेस के अंदर। तो चूंकि इसके अंदर अच्छा खासा मवाद बनता है, चीजें बनती हैं, क्रिएशन होती है, इसी वजह से इंटरफेस जो होता है वो तकरीबन एक सेल की तकसीम का ज्यादा से ज्यादा टाइम इंटरफेस ही लेता है।